एवरी गैप, क्योंकि स्केल बिल्कुल सही रीड करेगा, क्योंकि उसका गैप बिल्कुल सही है, उसने अपने स्केल की मार्किंग को खराब नहीं करा है, उसने अपने स्केल की मार्किंग को खराब नहीं करा है। तो अगर कैलिब्रेशन टेम्परेचर पे ही रॉड है और कैलिब्रेशन टेम्परेचर पे नहीं अपना कौन है स्केल, तो क्या टेंशन, सही है सब कुछ, बिल्कुल बढ़िया। ओ हो, बिल्कुल सही सर, आ जाओ। L1 इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू, L1 मतलब ट्रू वैल्यू। ओके, ये तो सिंपल केस, सबसे सिंपल केस। केस टू, ध्यान सुन। केस टू क्या, व्हेन मेजरिंग स्केल इज एट कैलिब्रेशन टेम्परेचर TC एंड ऑब्जेक्ट इज एट टेम्परेचर T फाइनल। ओ हो, तो L2 रीडिंग नापी। ये L2, अगर आप समझो कि L1 रॉड की लेंथ थी T इनिशियल टेम्परेचर, तो क्या TC टेम्परेचर पे, तो क्या T फाइनल टेम्परेचर पे ये L2 लेंथ, क्या L1 1 प्लस एल्फा ऑफ रॉड इंटू डेल्टा T हो गई। अब क्या इसकी असली लेंथ ये ही हो गई, तो जो L2 हम मेजर करेंगे, क्या वो L2 ही मेजर्ड वैल्यू होगी। स्केल में तो कोई गलती हुई नहीं, अरे आपकी रॉड की लेंथ बढ़ गई, क्या स्केल सुनना उसने, व्हेन मेजरिंग स्केल इज एट कैलिब्रेशन टेम्परेचर, स्केल का टेम्परेचर वही है कैलिब्रेशन वाला, स्केल तो खराब हुआ ही नहीं। अरे हाँ, पर आपसे पूछा जाए, बताओ एक रॉड जो 10 डिग्री पर थी या कैलिब्रेशन टेम्परेचर पे जो 10 सेंटीमीटर की थी, बताओ वो स्केल क्या मेजर करेगा 50 डिग्री पर, तो 50 डिग्री पर उसकी क्या लेंथ हो जाएगी, ये हो जाएगी। यानी कि क्या L1 1 प्लस एल्फा ऑफ रॉड इंटू डेल्टा T इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू मतलब जो स्केल ने मेजर करी वो इसके बराबर होगी। इसमें कौन सी ऐसी समस्या वाली बात है, मेजर वैल्यू इज L1 1 प्लस एल्फा ऑफ रॉड इंटू डेल्टा T, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें, तो स्केल खराब थोड़ी हुआ। हाँ, रॉड की लेंथ बढ़ गई तो बड़ी हुई लेंथ कितनी थी, L1 1 प्लस एल्फा डेल्टा T, एल्फा ऑफ रॉड इंटू डेल्टा T, यही मेजर करा किसने, स्केल ने, तो वही मेजर्ड वैल्यू और ये बराबर है। अरे हाँ सर, इसमें भी कोई ऐसी समस्या नहीं है। दो तीन केस बना के बता रहा हूं, फील करना जो कह रहा हूं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ओके सर, बात तो समझ आई सर। और देखो और देखो, केस तीसरा देखो, ध्यान से सुनना, मैं बताऊंगा आप सारे। केस तीसरा देखो, when object is at calibration temperature TC and measuring scale is at temperature T final। अच्छा, स्केल का टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया स्केल का। अब स्केल सही रहा कि गलत, स्केल गलत हो गया। ध्यान से सुनो, अब समझना, एक बात समझ, मान लो स्केल है कैलिब्रेटेड टेम्परेचर, फील करना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जैसे समझा रहा हूं, कैलिब्रेटेड टेम्परेचर पे ये था। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं और ये T फाइनल, तो सोचो क्या यही स्केल कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब शायद ये कुछ गलत रीडिंग देने लगे। अब सोच, ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं, मान लो कि 1 सेंटीमीटर, अगर मैं फाइनल टेम्परेचर पर जब स्केल है उससे अगर किसी चीज को ऐसे रख देता हूं ये, तो आप स्केल से रीडिंग क्या बोलोगे, 1 सेंटीमीटर, ये मेजर्ड वैल्यू। पर सोच, 1 सेंटीमीटर तो बड़ा बन गया, 1 सेंटीमीटर रियलिटी में तो 1 सेंटीमीटर ही होता है, पर अब हमारा स्केल फैल गया, तो जो वास्तविक 1 सेंटीमीटर था उससे जो हम नाप रहे हैं 1 सेंटीमीटर वो ज्यादा हो गया। अरे हाँ सर, जो हम वास्तविक 1 सेंटीमीटर नाप रहे हैं वो ज्यादा हो गया। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सच्ची बात, 110% सही बात। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे पक्का। अरे हाँ सर, अब
मान लो कि आपके स्केल ने रीडिंग दी, जैसे मान लो इसमें दिख रहा है 15.4 मान लो सेंटीमीटर, स्केल ने रीडिंग दी। खुद सोच L1 लेंथ 15.4 से ज्यादा होगी कम? लॉजिक सेज in reality L1 should be greater than 15.4। क्यों? क्योंकि अब 15.4 TC टेम्परेचर पर सोच के देखना, कहीं यहां रहा होगा और ये इलोंगेट हो गया, यहां रहा होगा 15.4 कहीं, जो एक्सटेंड होके यहां आ गया। तो रियल 15.4 तो कम था, हमने नापा 15.4, यानी कि रियल लेंथ 15.4 से ज्यादा होगी। अरे हाँ, अब लॉजिकली सोचो तो ये 15.4 सेंटीमीटर की ही तो लेंथ थी जो एक्सटेंड होकर इतनी हो गई। तो सोचो ये L एक्चुअल क्या है? ये है 15.4 इंटू 1 प्लस एल्फा ऑफ स्केल इंटू डेल्टा टी। नापा मैंने 15.4, पर रियल लेंथ क्या है? 15.4 वाला मार्क एक्सपैंड कर गया, तो रियल लेंथ क्या हुई? 15.4 की लेंथ में जितना एक्सटेंशन हुआ, तो 15.4 1 प्लस एल्फा ऑफ स्केल इंटू डेल्टा टी। ओ हो 15 पॉइंट है क्या? यह है मेजर्ड वैल्यू। यानी कि सोचो L1 किसके बराबर हुआ? मेजर्ड वैल्यू, वास्तविकता में मेजर्ड वैल्यू 1 प्लस एल्फा ऑफ स्केल इंटू डेल्टा टी। समझो, इस बात के लिए दिमाग चाहिए। मेजर्ड वैल्यू जो हमने नापी 15.4, पर रियल वास्तविक रीडिंग क्या है? इससे भी ज्यादा। 15.4 का मार्क ही तो इतना बढ़ गया था, तो रियल रीडिंग क्या हुई? ट्रू रीडिंग, ये हुई ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू ऑफ द रॉड हो इज दिस मेजर्ड वैल्यू 1 प्लस एल्फा एस डेल्टा टी। और हाँ सर, ट्रू रीडिंग इज मेजर्ड वैल्यू 1 प्लस एल्फा एस डेल्टा टी। एल्फा एस मतलब एल्फा ऑफ स्केल इंटू डेल्टा टी। और हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। समझ आया? कुछ कुछ दिमाग चाहिए इसके लिए। इसके लिए दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। सर वही तो नहीं है, इसीलिए तो आपसे पढ़ने आए हैं। भैया पढ़ा तो मैं दूंगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। सोच, 15.4 अगर हमने नापा, 15.4 तो स्केल बिगड़ चुका ना, वो 15.4 वाली रीडिंग तो बढ़ गई ना। अरे हाँ, तो 15.4 ही तो फैल के इतना हो गया था। कितना? 15.4 प्लस 1 प्लस अल्फा ऑफ स्केल इनटू डेल्टा टी इक्वल टू ट्रू वैल्यू। अरे हाँ सर, यही सबसे इंपॉर्टेंट केस है इसका। बाकी इसके बाद एक और थोड़ा सा टफ लगेगा, पर वो होता नहीं टफ। इसके पहले वाले भी दोनों आसान थे। ये बात समझ आनी चाहिए, ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। ठीक भाई, ठीक भाई, अच्छा लग रहा है सर, समझ आई बात सर, सही सा लग रहा है बिल्कुल, गारंटीड? हाँ सर, चलो भाई, ओके, क्लियर है, ओके। आ जाओ केस 4। फिर मैं कह रहा हूँ ये पिछले वाले से मतलब वैसा ही है, बट समझो ऐसा लगेगा आपको कि दोनों का टेम्परेचर अगर टीसी से बढ़ाकर टी फाइनल पे ले गए, तो इसकी लेंथ अगर L1 थी, टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी लेंथ अब क्या हो गई? इसकी लेंथ अब क्या हो गई? इसकी लेंथ क्या हो गई? L1 1 प्लस एल्फा ऑफ रॉड इंटू डेल्टा टी। तो ये बेसिकली ट्रू वैल्यू हो गई। इसकी ट्रू वैल्यू और इसकी ट्रू वैल्यू सेम होनी चाहिए। मान लीजिए अब स्केल की हमने मेजर्ड वैल्यू ली, तो ये असलियत में मेजर्ड वैल्यू है, पर ये रियल वैल्यू हुई कितनी? मेजर्ड वैल्यू इंटू 1 प्लस एल्फा ऑफ स्केल इंटू डेल्टा टी। तो ये भी ट्रू वैल्यू, स्केल की ये ट्रू वैल्यू हुई और रॉड की ये ट्रू वैल्यू हुई, दोनों बराबर होनी चाहिए। L1 1 प्लस एल्फा ऑफ आर डेल्टा टी इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू इंटू 1 प्लस एल्फा ऑफ एस डेल्टा टी। और हाँ सर, तो L1 की वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान सुनना क्या करा इन्होंने। L1 इज द लेंथ एट टी कैलिब्रेटेड टेम्परेचर।
ओके, वो अगर निकालनी हो तो इसको लिख लो, मेजर्ड वैल्यू 1 प्लस एल्फा एस डेल्टा टी इंटू 1 प्लस एल्फा ऑफ आर डेल्टा टी की पावर -1। एल्फा आर डेल्टा टी छोटा होता है तो मेजर्ड वैल्यू 1 प्लस एल्फा एस, ये बेसिक सी मैथ्स है, कंफ्यूज मत होना, इक्वेशन तो यही थी, आंसर लाने के लिए बता रहा हूँ। डेल्टा टी ऐसे लिखा होता है इसलिए 1 माइनस एल्फा डेल्टा टी, माइनस अंदर 1 क्यों लाया, बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। अगर x छोटा हो, क्या अल्फा आर डी टी छोटा होता है, हाँ, देख इसको मल्टीप्लाई कर लो तो सोचो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, एल्फा एस डेल्टा टी माइनस एल्फा आर टी 1 से करोगे तो बच जाएगा एल्फा एस माइनस एल्फा आर डेल्टा टी। एक टर्म आएगी माइनस एल्फा एस एल्फा आर डेल्टा टी का स्क्वायर, ये नेग्लिजिबल होगी क्योंकि दो अल्फा मल्टीप्लाई कर दिए तो इसे उड़ा दो, तो बचा कितना, मेजर्ड वैल्यू 1 प्लस एल्फा एस एल्फा आर डेल्टा टी, ऐसे आता है। पर रियल कहानी ये है, कई किताबों में गलत तरीके से समझाया होता है, गड़बड़ मत करना, बिल्कुल सही तरीके से सीक्वेंस में अच्छे से समझाया है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ सर, समझ तो आया। अगर वो थर्ड वाला केस समझ में आ जाएगा तो ये अपने आप आ जाएगा, इसके लिए दिमाग चाहिए, थोड़ी फील करना, अच्छा लगेगा, हो सकता है पहली बार में ना आए, पर खुद दिमाग चलाना, पूछना मत किसी से, डाउट मत पूछना, खुद समझना, समझ आएगा, दिमाग चलाना, अच्छा ये ऐसे बड़ा, ये घटा, दिमाग तेज होगा इससे। मैं दोबारा और समझा सकता हूं, समझा नहीं रहा हूं, अगर एक बच्चा ध्यान से मेरी बात को सुनेगा और फिर सोचेगा तो समझ पाएगा, खुद चलाना दिमाग बिल्कुल नहीं, समझ सकता है तू, वो हुनर वो काबिलियत तुम्हारे में है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, हाँ सर, सही लग रहा है सर, सच्ची सच्ची बढ़िया लग रहा है सर, अरे बोलो भाई, यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, वाह वाह सर, मजा आया सर, अब क्या करें सर, कुछ मत करो, सुनो मेरी बात, आगे चलो। अरे वाह, मीटर स्केल, बोलो क्लियर, यस, मीटर स्केल पे सवाल आते हैं, अपने को समझ में आना चाहिए। एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, देखो ध्यान से, देखो मैं आपको एक और चीज इसमें बताता हूँ, चलो सुनो, देखो एक्सपेंशन लिक्विड्स के पहले टाइम पीरियड, एक और चीज लिखो, पढ़ा देता हूँ, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, नहीं भी पढ़ाओ तो भी चलता है, पर पढ़ा देता हूँ, हालांकि मैंने स्लाइड में नहीं बनवाया था पर मेरा मन नहीं मान रहा, पढ़ा देता हूँ। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम में ध्यान सुना, एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, याद करो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अरे हाँ सर, जैसे सेकंड पेंडुलम का, सेकंड पेंडुलम जो होती है, याद करो उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, याद है, ये बात बता चुका हूँ। अब सोचो कि अपन एक पेंडुलम बनाया, याद करो पेंडुलम लगभग लगभग 1 मीटर का होता है, सोचो कि अपन ने जब पेंडुलम बनाया तो उसकी लेंथ एल थी, अब खुद सोचो कि ये टी जब बनाया तब था टी इनिशियल, तो तब टाइम पीरियड कितना था, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, बिल्कुल सही। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीजेस सोचो तो क्या एल ऑल्सो इंक्रीजेस, कितना, एल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, यस सर, गॉट योर पॉइंट, तो क्या टाइम पीरियड ऑल्सो चेंजेस, टी डैश 2 पाई अंडर रूट ऑफ, यानी कि ऑन एक्सपेंशन, ऑन हीटिंग के टाइम पीरियड अगेन चेंजेस। याद कर मैंने एक जगह एक बात बताई थी, वो वाले सवाल यहाँ पे घुस सकते हैं, कितना घड़ी आगे हो गई, कितना पीछे हो गई, पूरी कहानी समझाई थी, सोच कौन से चैप्टर में, एलएम में, और हाँ वो सब सवाल यहाँ घुस सकते हैं, दोबारा वो वैरायटी नहीं लाऊंगा, पर वो सवाल यहाँ घुस सकते हैं। इफ देयर इज चेंज इन टाइम पीरियड, क्यों टाइम पीरियड में चेंज, क्योंकि इफ यू चेंज द टेम्परेचर लेंथ विल चेंज। अब क्या नई लेंथ इज एल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी बाई जी, अरे हाँ सर, सोच टी डैश को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी अंडर रूट ऑफ एल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, अरे हाँ, तो क्या टी डैश को लिख सकते हैं, देख टी इनिशियल टाइम पीरियड इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी की पावर हाफ, और हाँ सर, और देख अगर एक्सपेंशन से करें तो 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, और हाँ एक्स इज स्मॉल, ये हम जानते हैं, और अल्फा डेल्टा टी छोटा है, तो क्या नया टाइम पीरियड टी न्यू
इक्वल टू टी प्लस टी अल्फा डेल्टा टी बाई 2। अरे हाँ सर, क्या दिस इज द चेंज इन टाइम पीरियड? अरे हाँ सर, दिस इज द चेंज इन टाइम पीरियड। यस और नो? सोच, पेंडुलम टॉर्क में पढ़ा था उसका T इक्वल टू 2π√L/g का प्रूफ, पर पेंडुलम काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अरे हाँ सर, जानते हैं हमने उसका प्रूफ एसएचएम में ही पढ़ा था। अरे हाँ सर, बहुत बात करी थी। और याद कर, उसकी लेंथ के चेंज जब जी के वेरिएशन से लाए जाते हैं, अरे हाँ, तो टाइम पीरियड चेंज आता था। तो याद कर, घड़ी आगे और पीछे होती थी। अब टाइम पीरियड में चेंज लेंथ की वजह से आ रहा है, और लेंथ में बदलाव टेम्परेचर चेंज की वजह से आ रहा है, और लेंथ में बदलाव टेम्परेचर चेंज की वजह से आ रहा है, और इतना आ रहा है। अब सोच, अगर तेरे को डेटा ऐसा मैं दूं कि पहले टाइम पीरियड 2 सेकंड था, अब टाइम पीरियड 2.01 सेकंड हो गया, मतलब 0.01 सेकंड का बदलाव आ गया, तो बताओ घड़ी आगे होगी कि पीछे होगी? एक दिन में कितना पीछे हो जाएगी? 10 दिन में कितना आगे हो जाएगी? क्या इस तरह के ये सवाल हम कर चुके थे? क्या वो सवाल यहां भी घुसाए जा सकते हैं? और हाँ सर, घुसाए जा सकते हैं। तो ये कहानी, ये कॉन्सेप्ट लिख लो, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। और हाँ, पेंडुलम में घुसने वाले, फिर से अच्छी चीज बता दी। बोल, बताई कि नहीं बताई? अरे हाँ सर, बताई तो सही सर, मजा तो आया सर। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, सही सा लग रहा है सर, सही लग रहा है सर, बिल्कुल बढ़िया सर, जोरदार सर। ओके, गॉट योर पॉइंट। चलो भाई, ठीक है 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 भाई, ओके। हाँ हाँ, समझ आया सर। चलो भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। उतार लो इसको, उतार लो इसको। ये मैंने पीपीटी नहीं बनवाई थी, पर मेरे को लगा पढ़ा देना चाहिए। चलो, ओ थोड़ा सा भावुक हो गया मैं। उतार लो फटाफट, अरे आगे बढ़ जाओ। हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। हटा दो इसको, हटा दो, इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड। हम वापस उठकर आते हैं लिक्विड में। याद कर, लिक्विड का एक्सपेंशन क्या था? गामा। अगर हम किसी कंटेनर में लिक्विड भर दें तो क्या वो एक्सपेंड कर सकता है? हाँ कर सकता है। कितना करेगा? वही V इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा टी। याद करो, लिक्विड के एक्सपेंशन के लिए बोला था गामा ही यूज करते हैं, उसमें बेसिकली वॉल्यूम में ही एक्सपेंशन को काउंट करा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज गामा। अरे हाँ सर, तो अगर अपन लॉजिकली सुनिए, अगर एक लिक्विड जिसकी वॉल्यूम V इनिशियल V है, डेंसिटी रो I है, सोचो इसे गर्म करें, गर्म करा, बर्नर चलाया, गर्म हुई, क्या इसका वॉल्यूम बढ़ा? अरे हाँ सर, तो सोच, क्या ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं? अब मुझे बता, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम इंक्रीज्ड, बट मास रिमेन सेम। ऐसे मत सोचना है वो ऑपरेट हो, मास सेम रह रहा है। अरे हाँ सर, वॉल्यूम बढ़ा, मास हो ही रहा, तो सोच डेंसिटी चेंज हो गई। डेंसिटी क्या थी? मास अपॉन वॉल्यूम। इनिशियल डेंसिटी क्या थी? मास अपॉन वॉल्यूम। अब सोच, रो फाइनल क्या है? फाइनल डेंसिटी, क्योंकि मास में तो कोई चेंज नहीं आया। और रे हाँ, फाइनल वॉल्यूम, बिल्कुल सही, एम बाई वी फाइनल कितना? वी इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा टी। एम बाई वी इनिशियल इज व्हाट? रो इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो रो फाइनल कैन बी रिटन एज रो इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1। क्या 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1 कैन बी रिटन एज 1 माइनस गामा डेल्टा टी? क्यों? गामा डेल्टा टी स्मॉल होता है, तो एक्सपेंशन लिख दो स्मॉल। ओके तो
1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो रो फाइनल का फॉर्मूला आ गया 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ओके सर। सो व्हेन liquid expands, its volume increases obviously, but its density decreases, and the formula of decrease, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगी, पर डेंसिटी कैसे वेरी करेगी? लिक्विड की। और वॉल्यूम कैसे वेरी करेगी? लिक्विड की। ये दोनों क्लियर होना चाहिए। ओ हो। सो इफ सपोज somebody will ask you the density, मैं आपको बोल दूं कि पहले डेंसिटी किसी लिक्विड की थी, मान लो 1150 केजी पर मीटर क्यूब, मान लो वो थी 10 डिग्री पे। बताओ उसका अल्फा अगर आपको दे दें 5 इंटू 10 टू पावर -4, बताओ इसकी क्या डेंसिटी होगी 60 डिग्री पे। क्या आप सवाल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। हमें कहानी समझ में आनी चाहिए। अरे बोलो भाई, समझ आई है कि नहीं आई है? आइए सर। सही लग रहा है सर? बिल्कुल सही जा रहा है सर। अच्छा लग रहा है सर। ओके, गॉट योर पॉइंट। बात समझ आ रही है, अच्छी भी लग रही है। ठीक सर, सही सा लग रहा है सर। ओके सर, अब क्या करें सर? कुछ मत करो, सुनते चलो, चलते चलो। ओके, आगे बढ़ जाओ। समझ आ गया भैया? डेंसिटी का वेरिएशन इन वॉल्यूम एक्सपेंशन, इन लिक्विड एक्सपेंशन। और वॉल्यूम का फॉर्मूला तो हम पहले ही पढ़ चुके थे। डेंसिटी और पढ़ ली, क्योंकि लिक्विड थोड़ा एक्सपेंशन इन लिक्विड्स भी अपने को समझ में आना चाहिए। ओके, आ गया सर। अप्रोक्सीमेटली क्यों लिखा? क्योंकि अपन ने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया। अच्छा, ये समझते हो ना तुम, ये अप्रोक्सीमेट होता है। हाँ, क्यों लगाया बोलो? समझ में आया? क्योंकि अपन ने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया तो अप्रोक्सीमेट आएगा। ओके, वो नियर टू रियल वैल्यू होता है, डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि अल्फा 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -5 में नाच रहा होता है। एक सवाल बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अच्छे समझना सवाल। एक क्यूबिक कंटेनर था जिसकी साइड ए थी एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा था, और उसकी लिक्विड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन गामा थी। उसके अंदर बेसिकली एक कंटेनर था। उस कंटेनर में के अंदर एक लिक्विड भरा जिसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा था, और जो आपका कंटेनर जिसका बना हो, जैसे समझो कंटेनर ऐसा। अच्छा, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अच्छे से कंफ्यूज मत होना। पहले मैं सवाल करने से पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। एक हॉलो कंटेनर बनाया, मान लो स्टील का, ऐसे सोचो, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। इसकी साइड ए थी, तो V ऑफ हॉलो स्पेस कितना था? बहुत पतली सी शीट है, ऐसा समझो आप, स्टील की। इस सवाल से पहले एक बेसिक बात पूछ रहा हूं, कॉमन सेंस की, ध्यान सुनना। एक स्टील का आपने एक प्लेट, पतली पतली प्लेट से ली स्टील की, और चारों तरफ बना ली क्यूब। उसके अंदर हॉलो स्पेस है। कितनी हॉलो स्पेस है? एक क्यूब। अब टेम्परेचर बढ़ा दो, तो V ऑफ, ये T इनिशियल पे था, V ऑफ हॉलो स्पेस क्या होगा? कंफ्यूज मत होना। हॉलो स्पेस में स्टील नहीं है, पर फिर भी आंसर ये ही होगा। 3 अल्फा डेल्टा टी, अल्फा ऑफ मटेरियल, अल्फा ऑफ मटेरियल। कंफ्यूज मत होना। क्यों? अरे ए जो अपना बड़ा, क्या वो वैसे ही बड़ा? ए, अब नया ए क्या हो गया स्टील का? ए 1 प्लस अल्फा ऑफ मटेरियल इंटू डेल्टा टी। तो ए 1 प्लस अल्फा ऑफ मटेरियल ऑफ डेल्टा टी इंटू ए इंटू 1, तो क्या 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो मटेरियल का ही तो आएगा, हॉलो स्पेस का। अरे हाँ, हॉलो स्पेस में भले स्टील नहीं है या मटेरियल नहीं है, पर फिर भी हॉलो स्पेस का वॉल्यूम वही हुआ। अगर होता जो पूरा भरा हुआ होता। ये कंफ्यूजन मत करना। अरे हाँ सर, क्योंकि भैया ए तो वैसे ही चेंज हुआ ना, ए तो लीनियर डायमेंशन में आ गया ना मटेरियल के। तो वो ए जो 3 लीनियर डायमेंशन आए स्टील के, उनका मल्टीप्लीकेशन से ही तो हॉलो स्पेस बन रही है, तो उसमें भी मटेरियल ही आ गया। अरे हाँ सर,
बात तो आपकी, अगर ऐसे चारों तरफ से कोई मटेरियल से कोई खाली जगह हो तो उस खाली जगह का एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन वैसे ही होगा जैसे कि अगर वहां पे पूरा मटेरियल भरा हुआ होता जिससे उसे पैक किया गया है। हाँ सर, ये बात तो लॉजिकली समझ आई, ये एक अच्छी बात है। ध्यान दो, सवाल करने से पहले इस बात पे ध्यान दो, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, इस बात पे ध्यान दो। और हाँ सर, सही सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ध्यान दे दिया भाई सर, ध्यान दे दिया। ओ हो, बढ़िया, सोच लो। बिल्कुल सर, इसे रब कर दूंगा मैं अभी। पहले ये बात समझ आई कि नहीं आई? फिर से समझाता हूं क्या। अगर मैंने एक क्यूब लिया, मान लो स्टील की प्लेट का बना लिया और हॉलो अंदर जगह है, तो अगर उस क्यूब की साइड ए थी तो क्या पहले हॉलो जगह की वॉल्यूम ए क्यूब थी? अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कि प्लेट का हर डायमेंशन बढ़ जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, ए वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, ए वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, ए वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो अभी भी हॉलो क्यूब के हॉलो स्पेस की वॉल्यूम क्या ए इंटू वन प्लस एल्फा डी डेल्टा टी का टोटल क्यूब। और तो यही तो आएगा, यानी कि हॉलो वॉल्यूम भी वैसे ही बढ़ती है जैसे कि अगर वहां पे रियल मटेरियल भरा हुआ होता जिससे उस हॉलो जगह को क्रिएट किया गया है। और हाँ सर, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, जोरदार है, ध्यान दो भाई, समझ आई बात? हाँ सर, सही लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर। ओके, बढ़िया सवाल हो रहे हैं अब। अच्छा, अब मैं सवाल पे आता हूं। सवाल ये है कि एक क्यूबिक कंटेनर है, इसकी साइड ए है, ऊपर से खुला हुआ है, उसमें एक लिक्विड भर दिया पूरा ऊपर तक। कहां तक भर दिया? पूरा ऊपर तक। देखो उसने क्या बोला, इज फिल्ड विद लिक्विड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन गामा अप टू ब्रिम, ब्रिम मतलब बिल्कुल ऊपर तक, ठीक। और जो लिक्विड भरा उसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन गामा था, जिस मटेरियल का कंटेनर बना हुआ है उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा था। और बोला गया कि गामा इज लेस देन 3 अल्फा, मतलब कौन ज्यादा एक्सपेंड करेगा, कंटेनर की लिक्विड। उल्टा भी पूछ सकता हूं। पहले एक बात समझो कि अगर कंटेन एल्फ गामा कम है किससे, 3 अल्फा से, तो कंटेनर ज्यादा एक्सपेंड करेगा। अभी तो इस समय क्या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्पेस इज सेम। हॉलो स्पेस इन द कंटेनर, क्या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्पेस इन द कंटेनर इज सेम। और हाँ, टी इनिशियल पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ hollow space in container। अरे हाँ सर, एंड दैट इज इक्वल टू ए क्यूब। क्या लॉजिक समझ आता है? अरे हाँ। अब तू तो एक काम कर, बिल्कुल कंटेनर को और लिक्विड को अलग अलग दे। टी फाइनल टेम्परेचर पर कंटेनर की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ए क्यूब 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। लिक्विड की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, लिक्विड वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ए क्यूब, उसकी पहले वॉल्यूम कितनी थी, ए क्यूब 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अगर गामा छोटा है तो क्या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्पेस। अब सोच, इस लिक्विड को इसमें भर दें, इस लिक्विड को इसमें भर दें, और हाँ सर भर सकते हैं, तो सोच क्या थोड़ा सा कंटेनर खाली रह जाएगा। अगर इसका उल्टा होता कि गामा बड़ा होता तो सोच, लिक्विड थोड़ा ढुल जाता, पोर हो जाता, गिर जाता, और हाँ सर झलक जाता। और हाँ, अब सोच इस लिक्विड को इसको उठा के भर दे, भर दो तो कौन सी खास बात सर। देखो ध्यान से, अब जो आपसे हाइट ही तो पूछी, आप बहुत लॉजिकली सोचो। तो अब कंटेनर का नीचे वाला एरिया, एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया सर, मान लो अब लिक्विड भर गया h हाइट तक,
हाँ सर, ये एच ही तो निकालना है हमको। अरे हाँ सर, एरिया कितना हो गया सर? सर एरिया है सर ए स्क्वायर 1+2 अल्फा डेल्टा टी, और वॉल्यूम एच, तो जो लिक्विड से वॉल्यूम भरी वो कितनी भरी? ए स्क्वायर 1+2 अल्फा डेल्टा टी इंटू एच। क्या ये वॉल्यूम जो हॉलो स्पेस ने घेरी, वो वॉल्यूम क्या लिक्विड की वॉल्यूम के बराबर होनी चाहिए? यानी कि ए क्यूब 1+γ∆T, ए क्यूब ने स्क्वायर को मार दिया, एच की वैल्यू आई ए 1+γ∆T अपॉन 1+2 अल्फा डेल्टा टी। सुंदर सवाल, सुंदर आंसर, सुंदर कॉन्सेप्ट। समझ आया कि नहीं? अरे बोलो भाई, समझ आया कि नहीं, या प्राण प्रखेरु उड़ गए? अरे बोलो भाई, समझ आया कि नहीं? आया सर, सही लग रहा है सर, बिल्कुल। बोलो क्लियर है? फिर से सोच, कंटेनर अलग एक्सपेंड करके सोच लो, लिक्विड अलग एक्सपेंड करके सोच लो। अगर पहले दोनों की वॉल्यूम बराबर थी, अब जिसकी ज्यादा हो जाएगी एक्सपेंड करने के बाद, उसमें जगह खाली बच जाएगी। अगर पानी की, लिक्विड की ज्यादा हो जाएगी तो पानी झलक जाएगा, अगर उसकी कम हो जाएगी तो कुछ हाइट कम हो जाएगी। तो ऐसे इक्वेट कर लो। अरे आया कि नहीं आया? अरे सोच लो। तो जोरदार सवाल कहलाता है, टफ कहलाता है, पर अगर दिमाग चले तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। तुमने कभी कभी देखा होगा, अगर किसी बॉटल में वो ढक्कन फंस जाए, जैसे मान लीजिए लकड़ी का वो ढक्कन होते हैं कई बॉटल्स में, अगर वो फंस जाए तो ध्यान देना, एकदम फंस जाए तो क्या करते हैं, उस बॉटल के ढक्कन को थोड़ा सा गर्म करते हैं तो निकल आता है। सोच क्यों? ग्लास का गामा ज्यादा हो जाता है वुड से, होता है नॉर्मल केस में। तो क्या होता है, गर्म करोगे तो ग्लास ज्यादा फैल जाएगा, तो ढीला हो जाएगा ढक्कन, तो निकल आता है। कई बार ऐसा कहते हैं, अरे फंस गया, गर्म कर लो भाई। अरे हाँ, उनको ये इनडायरेक्टली बातें समझ आती है। फिर कह रहा हूं, इसमें भी इतना पढ़ने का है, आप जीवन निकाल सकते हो। मतलब इतनी एप्लीकेशन है इसकी, इतनी कमी नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा ही पढ़ा रहा हूँ, कम नहीं पढ़ा रहा, भावुक हो गया बल्कि थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा हूँ। आप अनंत खूब पढ़ सकते हो आप। कहता जो मैं बोला क्या चमका? अरे हाँ सर, बात तो समझ आई, अच्छी भी लगी। बोलो क्लियर? समझ आया ये? हाँ हाँ, बात अच्छी लगी सर, सही से लग रहा है। तो कर लिया हमने, सवाल ही कर लिया, अब तो आंसर आ गया क्या, देखा तो। अरे हाँ सर, A1+γ∆T अपॉन 1+2 अल्फा डेल्टा टी। समझ आ गई सर हमें बात। बोलो समझ आई कि नहीं आई? आई सर, पक्के से आई सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सर। ओ हो। अब अपना सिंपल, इसकी सिंपल एप्लीकेशन कौन है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर अगर कभी देखा हो, जिसमें याद करो कि अगर ऐसे थर्मोमीटर में, जैसे अगर अपन रूम टेम्परेचर भी ले लेते हैं, कई बार थर्मोमीटर में जनरली मरकरी भरी होती है, गामा उसका अच्छा खासा होता है, ताकि वो फटाफट फटाफट एक्सपेंड कर जाता है। अब अपन सिंपली क्या करते हैं, मान लो कि अपना थर्मोमीटर है जिसमें ऐसे स्केल लगा हुआ है, टेम्परेचर स्केल, नीचे एक बल्ब टाइप होता है जिसमें मरकरी भरी हुई। समझो कि ऐसा ऐसा फील करो कि ये लोवेस्ट रीडिंग है। लोवेस्ट रीडिंग पर ऐसा समझो कि अपना जो नीचे का बल्ब है वो पूरा मरकरी से भरा हुआ है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, और समझो कि ये जो ग्लास है आपका, जो ग्लास है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लास भी एक्सपेंड करेगा, मरकरी भी करेगी, पर मरकरी का गामा ज्यादा होता है। मरकरी का गामा ज्यादा होता है। अच्छा, तो एक्सपेंड करेगी तो उस बल्ब में तो नहीं समाएगी, पानी धुलना चाहेगा, धुलने की बजाय उसमें ऊपर एक पाइप सी लगी हुई, उसमें वो चढ़ेगा। जितना चढ़ेगा उससे हम अंदाजा लगा लेंगे टेम्परेचर कितना। ओ हो। अब समझ आया सर, वर्किंग ऑफ बेसिक थर्मोमीटर। फिर कह रहा हूं, इसमें भी पता नहीं कितना डिटेल में जा सकते, पर आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ग्लास बल्ब ट्यूब इक्वल टू अल्फा ऑफ ग्लास, कोफिशिएंट ऑफ एलिमेंटर एक्सपेंशन ऑफ मर्करी इज गामा ऑफ Hg। ओ हो, इनिशियल टेम्परेचर पर अगर ये सिचुएशन थी कि बल्ब पूरा भरा हुआ था, अब सोचो कि टेम्परेचर बढ़ गया, ये बड़ा टेम्परेचर, ओ हो सर, एच बढ़ गया, देखिए ऐसे बढ़ गया। और मान लेते हैं कि ये जो किसका एरिया है, ये जो एरिया, ये किसका एरिया है, ये ट्यूब का एरिया है। अब तुम तो जो भी
बकेट वाला सवाल कराया था ना, वैसा ही सोच के देख। सोच कितना लिक्विड यहां भर गया होगा जो इसमें से ढुलना चाहता था। अब सोच ढुलना कितना चाहता था। देख क्या अगर V initial of the bulb is V initial, तो वो ही क्या मरकरी भी वॉल्यूम थी। अरे हाँ, अब सोच बल्ब की वॉल्यूम कितनी हो गई, V बल्ब फाइनल ग्लास is V initial 1 plus alpha of glass into delta T। अरे हाँ, अच्छा V फाइनल ऑफ मरकरी कितना हो गया सर, V इनिशियल 1 प्लस एल्फा ऑफ सॉरी गामा ऑफ मरकरी, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, ये 3 अल्फा जी आएगा ना, अल्फा ऑफ ग्लास में 3 वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना, 3 अल्फा ऑफ ग्लास इंटू डेल्टा टी, और ये आएगा गामा ऑफ डेल्टा टी, गामा ऑफ मरकरी एच जी। और हाँ, अगर जनरली क्या होता है, गामा ऑफ एच जी ज्यादा होता है 3 अल्फा ऑफ ग्लास। ओके सर, तो सोचो क्या बल्ब वापस भर के भी एच जी बच जाएगा, कितना एच जी ट्यूब में चढ़ेगा। सोचो, ये 2 इक्वेशन है, ये 1 इक्वेशन है, तो चढ़ेगा 2 माइनस 1। लॉजिकली सोचो, बात समझ आई क्या? बिल्कुल पिछले वाला सवाल है ये। अरे हाँ सर, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस कर लो, इनिशियल तो कॉमन आ गया, 1 ने 1 को काट लिया, तो गामा ऑफ एच जी माइनस 3 अल्फा जी डेल्टा टी। सही कर रहा हूं क्या? दिस माइनस दिस करोगे, हाँ तो यही बचेगा। अरे हाँ सर, इतना एच जी ऊपर चढ़ गया ट्यूब में। अच्छा, ट्यूब में कितनी हाइट तक चढ़ा? एच तक। उसका वॉल्यूम कितना है? ए, तो क्या ये एच इंटू ए के बराबर होनी चाहिए वॉल्यूम। अरे हाँ, तो एच की वैल्यू आ गई कितनी, देखो ध्यान से, वी इनिशियल इंटू गामा ऑफ एच जी माइनस 3 अल्फा ऑफ ग्लास डेल्टा टी बाई ए। अरे हाँ सर, आंसर भी तो यही है, इस हाइट के करस्पॉन्डिंग। अब सोचो आप क्या करो, अब आपको पता पड़ता जाएगा कि भैया अगर 2 सेंटीमीटर है तो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे मार्किंग करते जाते हैं। और हाँ, क्या गामा ऑफ एच जी पता है, क्या एल्फा ऑफ जी पता है, क्या वॉल्यूम इनिशियल पता है, क्या ए पता है? हाँ, तो सोच डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, हर एच पे मार्क करते जाएंगे, किस एच पे पहुंच जाए मतलब इतना टेम्परेचर हो गया होगा, इस एच पे पहुंच जाए मतलब इतना टेम्परेचर हो गया होगा, वहां मार्क करते जाते हैं और आपका थर्मामीटर बन जाता है, और आपका थर्मोमीटर बन जाता है। क्या मेरी बात समझ आई है? हाँ सर, समझ आई है, बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, फिर कह रहा हूं प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशंस, प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशन, आप ऐसे समझो प्लेंटी ऑफ एप्लीकेशंस है। एक एप्लीकेशन अपन और पढ़ाएंगे थोड़ा, जब आपको फ्लूइड में बायंसी वगैरह पढ़ाएंगे। फिर मैं कह रहा हूं आपको इस चैप्टर में अनंत चीजें पढ़ने को, अनंत, कमी नहीं है, काफी चीजें फिर भी मैंने आपको पढ़ाई है, मीटर स्केल, ये स्केल, गामा, ये बहुत सारे वैरायटी के सवाल आपको मिल सकते हैं, काफी सारा कंप्लीट करने का मैंने प्रयास करा है, आपको जितने रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा ही करा है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। ओके, नया अध्याय फ्लूइड मैकेनिक्स, जैसे कि अपने को पता पड़ रहा है लिक्विड की बात करने वाले हैं। मेजरली अगर अपन बात करें तो फ्लूइड की 2 तरह की बातें अपन करेंगे, एक ऐसा फ्लूइड जो रुका हुआ है, ये रहा कैसा फ्लूइड, रुका हुआ, बिल्कुल भैया आराम से रुका हुआ है, पानी किसी एक ग्लास में किसी बकेट में रखा हुआ है, वो कितना दबाव बनाता है, क्या करता है, वो कहलाएगा स्टैटिक फ्लूइड। क्या कहलाएगा? स्टैटिक फ्लूइड। और दूसरा कौन सा? पानी, यानी कि लिक्विड जो बहेगा, जैसे कि हमने पाइपलाइंस में इधर उधर, पाइपलाइंस में हमने बहता हुआ पानी है, एक जगह से दूसरी जगह पानी जा रहा है बह के, वो कहलाएगा अपना मूविंग फ्लूइड टाइप की चीज। ओके सर, इन 2 हिस्सों में उसको अपन पढ़ेंगे। खैर उस स्थिति तक पहुंचने से पहले अपन बहुत बेसिक बेसिक सी बातें कर लेते हैं फ्लूइड के बारे में और आगे बढ़ते हैं, बहुत बेसिक सी कहानी। चलो भाई, एकदम क्लियर, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, चलो भाई। ओके, लो भाई,
क्या देखते हैं भाई, आ जाओ। आगे बढ़ जाए। फ्लूइड मैकेनिक्स नाम ही ये है भैया, क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब पानी यानी कि लिक्विड। अच्छा, लिक्विड की अगर अपन बात करें तो खास बात क्या है भाई, लिक्विड है ना अपनी खुद की ग्रेविटी में, जैसे अगर आपने कभी देखा हो पानी डुल जाए, जैसे कभी देखा हो बाथरूम में कैसे बोलते हैं स्लोप अच्छा देना भाई, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है कि अगर थोड़ा सा भी ढलान होगा, ढलान मतलब स्लोप होगा, तो क्या वो अपने आप उधर बह जाएगा जिधर ग्रेविटी उसे ले जाएगी। सॉलिड ऐसा करे कोई जरूरी नहीं है, फ्लूइड अपने आप बह के किधर चला जाता है, इधर बह के चला जाता है, खुद की ग्रेविटी की वजह से ही वो बहने लगता है। अच्छा, खुद का फ्लो, थोड़ा सा ढलान इधर है, स्लोप इधर है, तो बहने लगता है। अच्छा, तो फ्लूइड की अगर बहुत बेसिक सी बात करें तो अपन कह सकते हैं कि फ्लोज अंडर इट्स ओन ग्रेविटी, फ्लोज अंडर इट्स ओन ग्रेविटी। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, ठीक। अच्छा, उसकी बहने की या रुके हुए का जो अपन मैकेनिक्स वाइज एनालिसिस करेंगे, अरे यस और नो, वो कहलाएगी उसकी मोशन की स्टडी, यानी कि वो कहलाएगी मैकेनिक्स। तो बेसिकली अपन क्या पढ़ने आने हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या पढ़ने वाले, फ्लूइड मैकेनिक्स। टाइम पास कीजिए, आप परेशान मत हो। बोलो आगे बढ़ जाऊं क्या, यस सर, नाम समझाने का प्रयास करा है। टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। क्या टेक्निकल डिफरेंस है सॉलिड और फ्लूइड में, थोड़ा समझने का प्रयास करो, ज्यादा परेशान मत होना। 3 चीजें लेके मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बढ़िया आपके लिए पीपीटी बनवाई है, देखो भाई। अच्छा भाई सर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर। तो टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। ओके, टेक्निकल डिफरेंस क्या है, देखते हैं भाई, देखते हैं भाई। ओहो हो, टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। देखो पहले समझो सॉलिड है, एक और चीज है, जेलो देखो, जेली खाते ना बच्चे आजकल, तुमने भी बहुत खाई होंगी। और ये मान लो फ्लूइड का ऐसे एक क्यूब है, फ्लूइड का क्यूब हालांकि ऐसे बना नहीं सकते हो आप, कोई कंटेनर होगा तभी बना पाओगे, पर मान लो, इमेजिन करो। तो सॉलिड, जेलो और फ्लूइड, एक टेक्निकल डिफरेंस ये है इसमें कि ये शियर स्ट्रेस सुना सुना, अरे अभी पढ़ा था इलास्टिसिटी में, ये फ्लूइड ना शियर स्ट्रेस को झेल नहीं पाता। फ्लूइड कभी भी, फ्लूइड की खास प्रॉपर्टी है जो एक डिफरेंस लाती है इससे सॉलिड से, इसमें वो ये लाती है कि ये शियर स्ट्रेस को बिल्कुल झेल नहीं सकता। शियर स्ट्रेस लगते ही ये पूरा बह जाता है उसके साथ। अच्छा, देखो भाई कैसे कैसे कैसे, देखो अगर अपन सॉलिड और जेलो में डिफरेंस करें, जो जेली जो टाइप चीज होती है, देखो अगर आप सॉलिड में से फोर्स लगाओ शियर स्ट्रेस, तो ऐसे लगाया, बोलो क्लियर, हाँ सर। तो देखो अगर शियर स्ट्रेस लगाओ तो ऐसे मुड़ जाएगा, पर सोचो अगर जेलो में लगाओ तो ऐसे लगा के छोड़ दोगे तो वापस वहीं आ जाएगा ऐसे। वो मतलब बेसिकली तुम देखो तो ऐसे जेलो को अगर ऐसे करके ऐसे छोड़ दे, तो ऐसे से करेगा। हालांकि इसका डिफरेंस कोई बहुत तुम्हें खास लेन देना नहीं, ये चीज बतानी थी इसलिए बता दिया। ये जेलो ऐसे ऐसे करेगा, सॉलिड अपन ऐसे कर दो तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड ऐसे ही रह जाएगा, टेढ़ा रह जाएगा, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ सकता है उसमें, यस और नो। हाँ, तो अगर यही काम अगर अपन फ्लूइड में करें, किसमें करें, फ्लूइड में, तो भाई फ्लूइड में अगर अपन करें देखो ऐसे ही, तो फ्लूइड आपको बह जाएगा, वो इसे झेल नहीं पाएगा। फ्लूइड कैन नॉट रेजिस्ट शियर स्ट्रेस, बह जाएगा, पूरा बिखर जाएगा, आप ऐसा समझो। इट कैन नॉट बियर शियर स्ट्रेस, डिफरेंस फ्रॉम सॉलिड। तुम्हें यही वाली स्लाइड लिखनी है। So technical difference between solid and fluid is state of matter that the fluid which we are studying cannot bear what? Shear stress. It cannot bear what? Shear stress. एक टेक्निकल टर्म है, परेशान मत हो एकदम, आप बस इतना बना लो कि अच्छा अगर आप सॉलिड पे ऐसे चलो लो छोड़ दो, उससे कोई लेन देना नहीं है, तो ऐसे ही अगर मैं ऐसे एफ लगाऊं तो ये अपनी जो ये चीज है ये थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी। इट कैन बियर शियर स्ट्रेस, कैन बियर शियर स्ट्रेस। अरे गॉट माय पॉइंट, अरे हाँ सर, बोलो क्लियर है, हाँ ये सॉलिड है। पर आपका लिक्विड यानी कि फ्लूइड आपका कभी भी शियर स्ट्रेस को झेल नहीं सकता। मतलब अगर कोई भी लिक्विड रुका हुआ है ऐसे, इसका मतलब उसमें शियर स्ट्रेस है ही नहीं, हो ही नहीं सकता उसमें शियर स्ट्रेस, पॉसिबल ही नहीं है। अगर अपन अपने अपने आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। तो अपन सिंपल सी बात करें, फ्लूइड मैकेनिक्स बात समझ में आती है, फ्लूइड की स्टडी, मैकेनिक्स जोड़ दिया, इसका मतलब उसमें फोर्स सब कुछ आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी, प्रेशर आ जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स, क्या पानी अगर तेजी से फेंको तो क्या झटका लगता है, हाँ ध्यान से देखो, कभी कभी जो बदमाशी करने वाले लोग होते हैं उनको क्या पानी के दबाव से पुलिस भगा देती है, अरे हाँ, तो बेसिकली वो मैकेनिक्स है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स
कितना दबाव बना दे, डैम पर कितना प्रेशर पड़ेगा, मैकेनिक्स है, पर है तो फ्लूइड ही जो पानी का दबाव है। यस और नो, उस तरह की बहुत सारी स्टडीज आपकी इसमें आती हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बात तो आपकी एकदम क्लियर है, बिल्कुल सही है, शानदार है। और सेकंड बात, हमने इसका डिफरेंस, जो एक बेसिक डिफरेंस हमें चाहिए अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं फ्लूइड और लिक्विड, फ्लूइड और सॉलिड का, वो ये है कि ये शियर स्ट्रेस को झेल नहीं सकता, ये शियर स्ट्रेस को झेल नहीं सकता। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? ओके। हो फ्लूइड मैकेनिक्स अजम्पशन, अजम्पशन मतलब हम जो भी पढ़ रहे हैं, हम इस चैप्टर में जो भी पढ़ रहे हैं उसमें हम ये मानेंगे क्या कि फ्लूइड आइडियल है। आइडियल फ्लूइड की डेफिनेशन और आगे भी आएगी, अभी समझो। आइडियल फ्लूइड का मतलब उसमें कोई विस्कोसिटी नहीं है। सर ये विस्कोसिटी क्या होती है? ऐसा समझ, कोई फ्रिक्शन नहीं, फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं है, उसको अगर ऐसे दबाया जाए चारों तरफ से तो दब नहीं सकता, इनकंप्रेसिबल। आइडियल फ्लूइड हम ले रहे हैं, इसके भी दो डेफिनेशन आप समझो। हालांकि आइडियल फ्लूइड के फ्लो में भी एक आइडियल डेफिनेशन होती है। अभी इतना समझो कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो आइडियल फ्लूइड है, और आइडियल फ्लूइड का क्या मतलब है कि वो इनकंप्रेसिबल है। मतलब अगर ऐसा समझो कि मैं एक पानी की कंटेनर ले लूं और उसको चारों तरफ से दबाऊं तो पानी नहीं दबेगा, इनकंप्रेसिबल है अपना फ्लूइड। सेकंड, उसमें कोई फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं है, नो विस्कस, विस्कस नॉन विस्कस, नॉन विस्कस का मतलब जीरो फ्लूइड फ्रिक्शन, कोई लॉस नहीं हो रहा। इस चैप्टर में थोड़ा सा हम फ्लूइड का फ्रिक्शन विस्कोसिटी के नाम से इस चैप्टर के आखिरी में दो चीजें पढ़ेंगे, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। उन्हें अलग चैप्टर भी बोल दिया जाता है कई बार, वो अलग बात है, और इसी चैप्टर का पार्ट है, वो आगे जाकर फ्लूइड की ही बात है। तो उसमें मतलब विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन ये पढ़ेंगे अपन। तो विस्कोसिटी तब आएगी जब अपन उसमें फ्रिक्शन मान लेंगे। अब भी अपन जो फ्लूइड पढ़ रहे हैं कुछ नहीं, आइडियल, उसे कंप्रेस नहीं करा जा सकता और उसमें कोई फ्रिक्शन जैसे लॉसेस नहीं है, और उसे हम आइडियल फ्लूइड मानते हैं। आइडियल फ्लूइड जब बहता है तब क्या प्रॉपर्टी होती है वो आगे पढ़ेंगे, अभी बस इतना याद रखो। क्या दो बातें याद रखनी, अपना फ्लूइड कंप्रेस नहीं हो सकता। क्या रियल चर्चा में हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई बच्चे, जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं उन बच्चों के फ्लूइड मैकेनिक्स लैब होती है सब जगह, और हाँ बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें पढ़ाई जाती है, अपने आप में बहुत बड़ी स्टडी है। अपन अपने सिलेबस से थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ेंगे, कम नहीं पढ़ेंगे, इसलिए उसको समझो, जो मैं कह रहा हूं उसको महसूस करो। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो भाई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। तो छोटी छोटी बातें अपने को याद रखनी है। ओके, अब क्या करें भाई? सुनो रे भाई, बाहर भाई, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, ठीक है। आइडियल फ्लूइड के बारे में हम समझ गए, अच्छी बात। अब मैंने आपको बोला फ्लूइड की दो बेसिक स्टडी होती है, जो मैंने रोज शुरुआत में समझाया था। फ्लूइड स्टैटिक्स मतलब ऐसा, एक कंटेनर पानी भर लिया, स्टैटिक्स। अब ये कितना दबाव लगाएगा, कितना प्रेशर होगा, क्या होगा, ये पूरी स्टडी कहलाएगी फ्लूइड स्टैटिक्स। और फ्लूइड डायनेमिक्स, जो पानी बहेगा किसमें, 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 पाइप्स में बहेगा, टनल्स में बहेगा, वो सब फ्लूइड डायनेमिक्स। ओ हो। अच्छा मैं एक बात बोलूं कि अगर मैं इस पानी को अपने हाथ पर ऐसे रखकर ऐसे चलाऊं तो फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़ना चाहिए, फ्लूइड मैकेनिक्स में, सॉरी फ्लूइड डायनेमिक्स में? बोलो, फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़ना चाहिए, फ्लूइड डायनेमिक्स में? बोलो। अपन ऐसी स्टडी को पढ़ेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स में, क्योंकि अगर अपन चीटा बन के गाड़ी पे बैठ जाए तो क्या फ्लूइड रेस्ट पे आ जाएगा? तो बहता हुआ पानी और रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी किसी एक चीज पर चल रहा हो तब भी उसे रुका हुआ मान के ही स्टडी करेंगे। मतलब फ्लूइड स्टैटिक्स अपन ऐसे, कंटेनर रुका हुआ, फ्लूइड एट रेस्ट, या इस तरीके की सिचुएशन कि फ्लूइड एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, ये दोनों अपन किस में पढ़ेंगे? फ्लूइड स्टैटिक्स में। ओके, तो फ्लूइड की स्टडी को दो हिस्से में तोड़ा गया, फ्लूइड स्टैटिक्स और दूसरा कौन सा? फ्लूइड डायनेमिक्स। बहता हुआ पानी, ये देखो पाइपलाइन में बह रहा है, बोलो यस और नो? ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। ओके सर, तो फ्लूइड मैकेनिक्स को अपन ने दो हिस्सों में तोड़ दिया, फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स। अपने लिए
अगर अपनी नॉर्मल भाषा में बात करें तो रुका हुआ पानी और बहता हुआ पानी, इन दो हिस्सों में अपन ने अपने फ्लूइड को तोड़ दिया, अपने फ्लूइड को तोड़ दिया। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। अब क्या करें सर? अरे सुनते चलो, चलते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, आ जाओ। ओहो, फ्लूइड में अपन इस दोनों हिस्से में तोड़ेंगे। फ्लूइड की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, जो आप पहले भी जानते हो। फटाफट फिर पढ़ा देता हूँ, है ना। फालतू टाइम पास नहीं करता हूँ। कुछ चीजें आएंगी, डेंसिटी, प्रेशर, ये बहुत बार बोल चुका हूँ। एक आध चीजें उसमें नई नई जोड़ता जाऊंगा और बताता जाऊंगा, पर सुनते चलो। क्या फ्लूइड पढ़ने के लिए अपने को डेंसिटी, प्रेशर, और हम ये पहले भी बात जान चुके हैं। अरे हाँ, तो जो नई चीज होगी उसको थोड़ा धीरे बोलूंगा। जो रिवीजन टाइप होगी, जो मुझे पता है मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं कहां कहां पर क्या क्या पढ़ा चुका हूं। ओके सर, गॉट योर पॉइंट। आ जाओ भाई। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। आप सब लोग जानते हो। और ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। उतारने की कोई जरूरत नहीं है। केजी पर मीटर क्यूब आप अच्छे से जानते हो। याद करो, इसमें दो चीजें और होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी। उसके बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। भाई एयर की इतनी होती है, वाटर की इतनी होती है, मरकरी की इतनी होती है। थोड़ा अंदाजा रहे तो कोई बुराई नहीं है। वाटर की आप जानते हो, मरकरी की भी याद कर, मैं एक बार पहले बता चुका हूं। रटना नहीं है, अंदाजे के लिए बताया है कि देख, एयर की थी 1.22 kg पर मीटर क्यूब। ओके। वाटर की थी 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके। 13,600 kg पर मीटर क्यूब। किसकी? मरकरी की। थोड़ा सा दिमाग में याद रहे तो अपन जानते हैं, डेंसिटी अपन जानते हैं। मत उतारो इस पेज को, चाहो तो उतारो, नहीं तो मत उतारो। सिर्फ रिवीजन चल रहा है। ओके सर, समझ गए। उसके बाद देखो, अपन ने वही सिंपल सी बात, अगर अपन डेंसिटी, एक सिंपल सी बात बताता हूं। देखो, अगर कभी, ये थोड़ी सी नई बात है, तू खुद कर सकता है। मान लो कि अपने पास दो लिक्विड है, M1V1 रो1 दिखाई दे रहा है, M2V2 रो2, दोनों को मिला दो, मिक्स हो गए दोनों, नया लिक्विड बना। बिल्कुल बना। इस लिक्विड की बोलो डेंसिटी क्या है? बोलो डेंसिटी क्या है? अरे बोलो डेंसिटी क्या है? इनकी रो डेंसिटी M1 प्लस M2 बाई V1 प्लस V2। बोलो क्लियर? अरे हाँ, अगर मैं पूछूं फाइंड रो ऑफ मिक्सचर इन टर्म्स ऑफ, या छोड़ो, अपन सिंपल सी बात समझे। क्या डेंसिटी ऑफ मिक्सचर हो गई टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अरे हाँ सर, ये छोटा सवाल बनाया था, देख इसमें क्या है। M1 प्लस M2 बाई V1 प्लस V2 मिलाया तो नॉर्मल। ध्यान से सुन, थोड़ा सा एक सवाल बना दूं कि मास इज सेम, मान लो दोनों जो मिलाए गए उनका मास सेम था। ओ हो, तो बताओ रो ऑफ मिक्सचर क्या होगी? जो दोनों मिलाए गए उनका क्या सेम था? डेंसिटी रो1 रो2 थी, पर मास सेम था। ओ हो, तो बताओ रो ऑफ मिक्सचर क्या होगी? रो ऑफ मिक्सचर बतानी है इन टर्म्स ऑफ रो1 एंड रो2। इन टर्म्स ऑफ रो1 एंड रो2, बताओ भाई। इन टर्म्स ऑफ रो1 एंड रो2, रो ऑफ मिक्सचर। सिंपल, अगर दोनों का मास सेम है, अगर दोनों का मास सेम है, बताओ। अरे बता दो मेरे लाल, मेरे पीले, अरे सोच लो। एक मैं करके बताता हूं, ध्यान से। M1 बराबर M2। M1 क्या होता है? रो1 V1 रो2 V2। और हाँ सर, M1 बराबर M2 मतलब रो1 V1 बराबर रो2 V2। सही लग रहा है सर। अच्छा, रो ऑफ मिक्सचर क्या है? रो ऑफ मिक्सचर क्या है सर? M1 बराबर M2, यानी कि अगर ध्यान से देखो तो अपन लिख सकते हैं 2M1 बाई V1 प्लस V2। बिल्कुल, 2M1 क्यों लिखा मैंने? अरे 2M1 क्यों लिखा मैंने सर? इसलिए लिखा आपने 2M1 क्योंकि सर 2M1 इसलिए लिखा क्योंकि M1 M2 बराबर है, तो 2M1 लिख लिया। M1 प्लस M2 बाई V1 प्लस V2 ना, ठीक है सर। तो रो ऑफ मिक्सचर देखो 2M1, M1 को देखो अपन क्या लिख सकते हैं, M1 को लिख सकते हैं रो1 V1। ओके, V1 को V1 रहने दे, और V2 को क्या लिखें? V2 को क्या लिखें? देखो, V2 को लिखें रो1 V1 बाई रो2। तो क्या V1 ने V1 को मार दिया? ऐसे सवाल आ सकते, मतलब आ क्या सकते है, टाइम पास वैसे, पर सुन लो। ठीक भाई, तो अपन ध्यान से देखें तो इधर अपना क्या आ गया, देखो इधर रो2 ऊपर चला गया, तो 2 रो1 रो2 अपॉन रो1 प्लस रो2।
अरे हाँ सर, तो रो ऑफ मिक्सचर क्या आ गई? 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। ओके सर, तो अगर दो मिक्सचर मिलाए जाएं जिनका मास सेम हो पर उनकी डेंसिटी और वॉल्यूम अलग अलग हो, तो जो मिक्सचर बनेगा उसका रो ऑफ मिक्सचर ये होगा 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। एक सिंपल सा एग्जांपल आना चाहिए, पूछा जा सकता है, कोई खास बात नहीं। कभी कभी ऐसा 3 मिला लो यार, उसमें क्या है? हमें बात समझ में आ रही, करना क्या है? बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। अरे पक्का? हाँ सर, ऐसा हो सकता है कि अपन ने रो वॉल्यूम का भी रो डेंसिटी की भी वॉल्यूम मिलाई, 2 रो की 3v मिलाई, 4 रो की 7v मिलाई, बताओ टोटल रो ऑफ मिक्सचर क्या होगी? क्या अपन सवाल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अपने को मिक्सचर की रो निकालनी आनी चाहिए। वो डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन या डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन आपके लिए बना के दे सकता है, विच इज बेसिकली बेसिक मैथ्स, विच इज बेसिकली बेसिक मैथ्स। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, मान लो कि सेम वॉल्यूम ले लें, तो दोनों की सेम वॉल्यूम ले ली, तो बताओ रो ऑफ मिक्सचर क्या होगी? रो की टर्म्स में ही बतानी है। कर सकते हो तुम लोग? फटाफट करके बता दो, फटाफट करके बता दो। अरे राम लालो श्याम लालो, फटाफट करके बता दो। बोलो रे भाई, देखो रे भाई, वाह रे भाई। सर इफ वॉल्यूम इज सेम v1 बराबर v2, ओके सर, v1 बराबर v2 का मतलब सर क्या हो गया सर? m1 बाई रो 1 इक्वल टू m2 बाई रो 2। बिल्कुल सही सर। रो ऑफ मिक्सचर क्या है सर? देखो सर, m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2 यानी कि 2v1। अच्छा सर, क्या m1 प्लस m2, क्या सर m2 को लिख सकते हैं रो 2 m1 बाई, सही तो चल रहा है? हाँ, क्या रो 2 m1 बाई, हाँ रो 2 m1 बाई रो 1, बिल्कुल सही, अपॉन 2v1। अच्छा v1 को क्या लिख सकते हैं सर? m1 बाई रो 1। तो क्या m1 ने m1 को मार दिया, बिल्कुल, तो क्या रो 1 प्लस रो 2 बाई 2। अरे हाँ सर, क्या आंसर आया? रो 1 प्लस रो 2 बाई 2। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। अरे पक्का? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, क्रिस्टल क्लियर है सर। अब क्या करें सर? सुनो भाई, सुनो भाई, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह, ओके। चलो भाई, तो रो 1 प्लस रो 2 बाई 2, ठीक। ऐसे सवाल डेंसिटी पे आ जाए तो अपन जानते हैं, ठीक भाई, समझ गए हम। आगे देखो, आगे चलते हैं फिर से। स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी अपन जानते हैं, इस पे फालतू ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी याद है, किससे कंपेयर करते हैं रिलेटिव डेंसिटी में? डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो किसी भी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? या स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी में बेसिकली वेट लिख लेते हैं। वेट लिखते हैं तो जनरली अपन जो भी पढ़ते हैं उन सब में तो जी जी सेम है, इसलिए तुम्हारे लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी सेम बात है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर? ओके सर, सो इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू दैट ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। हमारा स्टैंडर्ड सब्सटेंस कौन होता है? वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसकी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए आपको बताया था कि कभी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी दे रखी होगी तो उसकी यूनिट नहीं होगी, डायरेक्ट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लगा लो, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर को अपन 4 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। ओ हो सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। ओके, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर, पूरा क्लियर है? अरे पक्का? ठीक भाई, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ प्योर रेशियो एंड इट हैज नो यूनिट्स, इट इज डायमेंशनल इन जनरल, जी सेम फॉर मेटल एंड वाटर, देयरफॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी इज सेम एज रिलेटिव डेंसिटी। अपने को तो ये रट्टा है, अभी ज्यादा टाइम पास नहीं करना अपने को, बस ये
ओ हो, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बोलो क्लियर है? अरे पक्का? अरे सोच लो, ये जानते हो तुम, उतारो तो उतारो, नहीं तो तुम पढ़ चुके हो पहले। फिर वही बात आ गई, प्रेशर। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, तीसरी बार पढ़ा रहा हूं। प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होता है? फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं, ए का लेते हैं। बोलो, ये बात पहले भी बता चुका हूं, ये दोनों वेक्टर होते हैं, ये इसमें से कौन सा होता है? बोलो, ये कर चुके हो, तीसरी बार आया है ये। विच वन अमंग द अबव इज करेक्ट? बोलो भाई, ये तीसरी बार आ रहा है, गलत मत करना। 1 2 3 4 5 कौन सा सही है? एफ परपेंडिकुलर बाई एरिया। ये बात अपन कर चुके हैं। और हाँ सर, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इससे जो फोर्स आता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आता है, तो अपने आप उसकी डायरेक्शन आ जाती है। ये बात हम पहले कर चुके हैं, इसलिए इस पे दोबारा ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं, मत उतारो। ये भी जो डायग्राम आ रहा है ये भी पहले बता चुका हूं। अगर अपन ऐसे लगाएं तो डायरेक्ट ये एफ पैरेलल, ये एफ परपेंडिकुलर, इसमें कौन सा प्रेशर होगा? एफ परपेंडिकुलर, यानी कि एफ साइन थीटा बाई ए। क्या होगा यहां पे प्रेशर? एफ साइन थीटा बाई ए। ये आप सब लोग जानते हो, प्रेशर अपन हीट में भी पढ़ चुके हैं, याद है कि भूल गए हो? और हाँ सर, अभी अपन ने प्रेशर को कंपेयर भी करा था, किससे? रीस्टोरिंग फोर्स से। और हाँ सर, और प्रेशर को हम साउंड वेव में भी पढ़ चुके हैं सर। और हाँ, चौथी बार उसका नाम आ रहा है, इसलिए जीवन में अब वो आता रहेगा। ये बेसिक बात उसके बारे में अपने को क्लैरिटी से आनी चाहिए। ये बेसिक बात अपने को उसके बारे में क्लैरिटी से आनी चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर? बात समझ आई सर? चलो, समझ गए सर, प्रेशर की इतनी बात समझ गए। अच्छा भाई, अब यहाँ पर मैं एक चीज बताई, गॉज प्रेशर और ये सब बताया था ना, उसको फिर से एक बार बताता हूँ, ध्यान से थोड़ा और अलग अच्छे तरीके से। ओहो, ये सब आपस में यूज में आएंगे। आपके मैंने एक बैरोमीटर, मैनोमीटर, छोटी छोटी बातें बताई थी ना, याद है कि भूल गए हो? हाँ सब बताइए, वो फिर दोबारा आएंगी। यहाँ के लिए थी पर मैंने वहीं पे बता दी थी आपको, इसलिए बार बार कह रहा हूँ। देखिए फ्लूइड में देर लगेगा, अरे हाँ इतनी सारी चीज तो हम पढ़ चुके, 12th में भी बहुत सारी चीजें लगी और हम पढ़ चुके, इसीलिए कह रहा हूँ 11th खत्म हुई, 60% आपको सही बताओ तो कॉन्सेप्ट्स आपके ऑलमोस्ट खत्म हो गए। अभी भी 12th में बहुत कुछ नया आएगा, पर आपका एक बेस अच्छे से बन चुका है। अरे हाँ सर, तो सोचो अपन जब अर्थ पे खड़े होते हैं तो अपना अपने ऊपर प्रेशर याद करो, जीरो होता है कि 1 atm होता है? सर 1 atm। मान लो कहीं जीरो, यानी कि वैक्यूम में, वैक्यूम में उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर जीरो। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैक्यूम, एब्सोल्यूट वैक्यूम में प्रेशर कितना? जीरो। ठीक है, द टोटल प्रेशर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ओके, और जो प्रेशर ऊपर या नीचे होता है किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, उसे कहते हैं गॉज प्रेशर। कई बात पहले भी बताई थी, हाँ उसे थोड़ा और अच्छे अपने स्लाइड से समझो। ओ हो, P एब्सोल्यूट इक्वल टू P ATM, P ATM इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बैरोमेट्रिक प्रेशर भी बोल सकते हैं। और इट इज प्रेशर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एट सी लेवल, जिसकी वैल्यू होती है 1.01, अपन जानते हैं 10⁵ पास्कल, जिसको अपन 1 ATM बोलते हैं, ये हम जानते हैं। ध्यान से देखो, सी लेवल पे होता है प्रेशर। सी लेवल मतलब अपन नॉर्मल जो अपना अर्थ मानते हैं, सी के पास अगर अपन खड़े हो जाए बिल्कुल, तो जो पूरी धरती का सी लेवल है वहां पर प्रेशर इतना होता है। अपन पहाड़ों में चले जाए तो थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है उनको ये समस्या आती है कि अगर पहाड़ों पर उनको ले जाओ तो उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बात तो आपकी क्लियर है, अच्छी भी लग रही है, सुंदर भी लग रही है। तो प्रेशर होता है यहां पर, उसे बोलते हैं P ATM। अब अगर किसी भी गैस का या किसी भी चीज का प्रेशर इस प्रेशर से ज्यादा या कम होता है, तो जितना ज्यादा या जितना कम होता है उसे कहते हैं गॉज प्रेशर। बोलो क्लियर, उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए कि अपना प्रेशर 1 ATM की जगह 1.7 ATM है, तो 0.7 ATM विल बी कंसिडर्ड एज गॉज प्रेशर। तो जैसे गॉज प्रेशर बोलेगा अपन समझ जाएंगे कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इतना ज्यादा है। ओ हो, तो प्रेशर एब्सोल्यूट P1 क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक। और P ATM प्लस PG मतलब P गॉज प्रेशर, कितना ज्यादा। ये कम भी हो सकता है क्या किसी जगह? हम सोचो, अगर हम सोच के देखो, अगर आप पहाड़ों पे चले जाओगे तो गॉज प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। अरे हाँ,
वो तो नेगेटिव साइड में चला जाएगा ना, वहां तो 1 atm से कम होगा ना। अरे हाँ सर, उसे नेगेटिव गॉज प्रेशर भी कह सकते हैं। देख ऐसे, ओ हो P2 एब्सोल्यूट, ओ हो ये नेगेटिव गॉज प्रेशर। जैसे मान लो आप पहाड़ों में चले गए, अगर आप पहाड़ों में चले गए, अगर आप पहाड़ों में चले गए और मान लो प्रेशर हो गया 0.8 atm, तो गॉज प्रेशर कितना हुआ 0.2 atm। ओ हो, ये जो कहानी लिखी हुई है, ये थोड़ा प्रेशर के बारे में अपने को याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, याद तो होनी चाहिए। हो जाएगी सर याद, कौन सी बड़ी बात, बोलो क्लियर। अरे सोच लो, तो ये पूरा याद होना चाहिए आप। वैसे पहले से पता था, थोड़ा सा और अच्छा एनिमेशन बना के आपको दिखाया है। एब्सोल्यूट प्रेशर होता है जो नेट प्रेशर है, पर अगर अपन उसको कंपेयर करें जो अपना स्टैंडर्ड प्रेशर है, क्योंकि वो तो धरती पर अवेलेबल है पहले से 1 atm, तो उससे कम या ज्यादा जो होता है उसे कहते हैं गॉज प्रेशर। बाकी आप प्रेशर के बारे में पहले भी पढ़ चुके हो, पास्कल यूनिट है उसकी, और ये है और वो है। ठीक सर, बहुत बढ़िया। याद करो, प्रेशर को नापने की एक चीज पहले भी बता चुका था मैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। वो फिर दोबारा भी अपन एक बार रिवाइज करेंगे, दोबारा उतारने की आवश्यकता नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का। हाँ सर, हाँ सर, बोलो आगे बढ़ जाऊं? अरे बोलो भाई आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर बढ़ जाओ, पक्के से? ओके। Absolute pressure is always greater than or equal to 0, while gauge pressure can be negative also। जो मैंने अभी बताया, नेगेटिव हो सकता है। एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। एब्सोल्यूट वैक्यूम में 0 माना है, तो उससे नीचे कैसे जा सकता है? वैक्यूम की बात तो कुछ है नहीं, और होता हो तो हम जानते नहीं। ओके ठीक भाई, तुम्हारा रेफरेंस लेवल वो ही है। गॉज प्रेशर नेगेटिव हो सकता है, पर एब्सोल्यूट प्रेशर नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके सर, बात समझ आई सर? गॉट योर पॉइंट सर? अब देखो भाई, वेरिएशन विद डेप्थ। ओ हो, अगर अपन ध्यान से देखें तो वेरिएशन विद डेप्थ, ये भी मैं आपको बता चुका। अगर किसी कंटेनर में पानी भर दो तो बताओ, मैंने बताया था यहाँ पे प्रेशर कितना होता है, बोलो। टाइम पास नहीं करता हूं, बोलो। यहाँ पे प्रेशर कितना होता है? क्या इस कंटेनर का पूरा वेट करके बताया था? बोलो यहाँ प्रेशर कितना होता है? क्या P0 प्लस रो जी एच, कंफ्यूज मत होना, क्या रो जी एच मैं प्रूव कर चुका हूं। अगर इसका एरिया ए है, फिर से एक बार कर देता हूं, अगर इसका एरिया ए है, डेंसिटी रो है, तो इसकी वजह से पूरा का पूरा जो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, कंफ्यूज मत होना, ये नीचे क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। ओके, ये नॉर्मल रिएक्शन बाय एरिया ही क्या नीचे प्रेशर है? यस सर। तो वेट जो है वो कितना है? रो इंटू एरिया इंटू एच बाई एरिया इंटू जी, तो रो जी एच। पर क्या ये प्रेशर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की वजह से है? क्या लिक्विड पे पहले से एक पी नॉट प्रेशर ऊपर था? अगर आप इस लिक्विड का एफबीडी बनाओ ऐसे, तो आपको दिखाई देगा ऐसे लग रहा है एन। ओके, ऐसे लग रहा है पी नॉट। अरे हाँ सर, और आपको समझ में आएगा, एक इसका वेट है mg, तो बैलेंसिंग अगर करोगे तो लिखोगे पी नॉट इंटू ए इक्वल टू mg। सॉरी, नीचे की तरफ क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है पी नॉट इंटू ए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। रफ्तार में से बोल रहा हूँ, समझा चुका हूं। mg इक्वल टू n। mg को क्या लिखेंगे? पी नॉट इंटू ए, प्लस m को क्या लिखेंगे? रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी, ओ हो n, और पी नॉट प्लस रो जी एच इक्वल टू n बाई ए। क्या ये एब्सोल्यूट प्रेशर हुआ? और जो मैंने पहले n बाई ए निकाला था वो क्या था? ये हुआ एब्सोल्यूट प्रेशर, और ये क्या है? गॉज प्रेशर। तो कोई आपसे पूछे प्रेशर ओनली ड्यू टू लिक्विड, तो रो जी एच, और कोई पूछे नेट प्रेशर एट द बॉटम, तो P प्लस रो जी एच। ये बातें सब अपन कर चुके हैं, अगले टर्न पे इसके आगे पढ़ाऊंगा। बोलो क्लियर है? बिल्कुल बेसिक बात करिए आज, बिल्कुल बेसिक। अगले टर्न पे इससे आगे पढ़ाऊंगा। बोलो क्लियर है? अरे पक्का, मैंने वापस बोल दिया, हालांकि अपन जानते हैं। पहले था जो बोला चमका, तेज तो नहीं हुआ, थोड़ा सा तेज था क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, वो बैरोमीटर मैनोमीटर पढ़ाए थे मैंने बेसिक बेसिक से, वो फिर आएंगे। बोलो क्लियर?
अरे सच्ची? चलो भाई, तो अगले टर्न पे कहानी को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, अच्छे लेवल तक ले जाएंगे। तब तक के लिए सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।